नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी विद डीके में। दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आए आने वाले सीटेट यूपीटेट सुपर टेट एग्जाम के लिए गणित पेडागोजी के 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। देखिए 15 प्रश्न जो है सीटेट के अंदर पूछे जाते हैं, पर यहाँ पर हमने कुछ क्वेश्चनों को थोड़ा ज़्यादा ले लिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आज के हमारे गणित शिक्षण शास्त्र से संबंधित 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। पहला प्रश्न यहाँ पर है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार गणित का अनुक्रम है। देखिए एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित का अनुक्रम कैसा है? भाषा से पहले है या फिर भाषा के बाद है, या विज्ञान के बाद है, या सामाजिक विज्ञान के बाद है? तो देखिए यहाँ पर गणित का अनुक्रम जो होगा ना, भाषा के बाद होगा, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन हमारा, गणित शिक्षण में आगमन विधि के द्वारा हम बढ़ते हैं। स्थूल से सूक्ष्म से स्थूल की ओर, सामान्य से विशिष्ट की ओर, ज्ञात से ज्ञात की ओर, या अज्ञात से ज्ञात की ओर। तो यहाँ पर हम बढ़ते हैं ज्ञात से अज्ञात की ओर, ऑप्शन सी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किसी आसन्न कोणों के युग्म में शीर्ष बिंदु हमेशा अभिनिष्ट होते हैं, एक भुजा हमेशा अभिनिष्ट होती है। ये दो कथन दिए हैं और यहाँ पर ऑप्शन ए असत्य है, बी है 2 असत्य है, सी है 1 और 2 सभी सत्य है, और डी है 1 असत्य है परंतु 2 सत्य है। तो देखिए यहाँ पर हमारा जो उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन सी, 1 2 सभी सत्य है, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, किसी कक्षा में सृजनशील छात्रों की पहचान कैसे करेंगे? उन्हें गणितीय प्रश्न करवाकर, उन्हें किताब के पैराग्राफ के अंशों को पढ़ने को कहकर, या सी है उन्हें किसी नए उपयोग को करने को कहकर, और डी है उन्हें एक बड़ा रासायनिक सूत्र याद करने को कहकर। तो देखिए यहाँ पर हम उन्हें किसी वस्तु के नए उपयोग करने को कहकर, क्योंकि सृजनशील बालक है तो किसी वस्तु का वो जब नए तरीके से उपयोग करेगा तो हम यहाँ उसकी पहचान कर सकते हैं इस प्रकार से। चलिए भिन्नों की अवधारणा से परिचित करने के लिए शिक्षक रिक्त स्थान से शुरुआत कर सकता है। a बटा b के रूप में भिन्न लिखना, जिसमें b बराबर नहीं 0, और उनके आसपास की वस्तुओं में भिन्न भागों की पहचान करना। c है विभिन्न भिन्नों में अंश और हर की पहचान करना। d है संख्या रेखा पर भिन्न का पता लगाना। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं अपने आसपास की जो वस्तुएं हैं उन्हें भिन्नों के भागों में पहचान करना। मतलब हमारे आसपास जो भी चीज़ें होती, जैसे कि चाहे खाने की चीज़ें हों या किसी प्रकार की हो, तो हम उसको बच्चे को उन वस्तुओं को भिन्न के रूप में प्रदर्शित करना बता सकते हैं, है ना। जैसे कोई भी हमारे पास में खाने के लिए एक रोटी है तो रोटी को हम आधी आधी बांट सकते हैं, तो हम कह सकते हैं कि ये 1/2 है, देखो कि ये 1/2 भाग, ये 1/2 भाग। तो इस प्रकार से बच्चों से यहाँ हम अपने आसपास की चीज़ों से शुरू करेंगे तो बच्चे आसानी से भिन्न को थोड़ा समझने की कोशिश कर पाएंगे। सामान्य से विशेष की ओर का सिद्धांत लागू होता है, तो ये निगमन विधि में, आगमन विधि, संश्लेषण या फिर विश्लेषण। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि निगमन विधि में ये सिद्धांत जो होता है ये लागू होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, गणित की संकल्पना और सिद्धांतों को समझना अधिगम के किस उद्देश्य की पूर्ति है? कौशल, पूर्व ज्ञान, प्रेक्षण, अवबोधन। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि अवबोधन, ऑप्शन डी। किन्हीं दो संख्याओं का गुणा करने पर गुणनफल 24 प्राप्त होगा। अब देखिए किन दो संख्याओं का गुणा करने पर आपको गुणनफल 24 प्राप्त हो सकता है। तो ये एक बद्ध अंत वाला प्रश्न है, क्योंकि इसके निश्चित संख्या में उत्तर हैं, या फिर बच्चे को सामान्य समस्या समाधान रणनीतियों को सुझाता है ताकि वो सही उत्तर दे सकें। सी है अधि संज्ञानात्मक रूप से चिंतन करने में बच्चे की सहायता करता है, और डी है एक मुक्त अंत वाला प्रश्न है, क्योंकि इसके एक से अधिक उत्तर है। देखिए यहाँ पर बिल्कुल आप प्रश्न को पढ़ के ही समझ चुके होंगे कि ये एक मुक्त अंत वाला प्रश्न है। तो देखिए यहाँ शिक्षक यदि बच्चे से ऐसा पूछता है कि किन दो संख्याओं का गुणा करने पर 24 गुणनफल आएगा। अब मान लीजिए कि बच्चे ने उत्तर दिया कि 6 × 4 करते हैं हम तो 24 आ जाएगा। अब शिक्षक ये चाहते हो मान लो कि 8 × 3 करा के मुझे बताओ, तो उसका उत्तर ये होगा। तो भाई यहाँ पर शिक्षक की जो आशा है उसके विपरीत भी तो बच्चा उत्तर दे सकता है, मतलब कुछ और भी तो उत्तर दे सकता है, क्योंकि निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कोई बच्चा 12 × 2 भी बता सकता है, कोई 8 × 3 भी बता सकता है, कोई 24 × 1 भी बता सकता है। तो यहाँ पर एक से ज़्यादा उत्तर हैं और निश्चित उत्तर से
अलग भी यहाँ पर उत्तर हमें देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि एक मुक्त अंत वाला प्रश्न है, क्योंकि इसके एक से अधिक उत्तर है। ऑप्शन डी हो गया हमारा उत्तर। अगला क्वेश्चन है, कक्षा 7 के शिक्षक कक्षा में निम्नलिखित समस्या पर चर्चा करना चाहते हैं। एक वर्ग को 4 सर्वांगसम आयतों में विभाजित किया जाता है और प्रत्येक आयत का परिमाप 40 इकाई है। दिए गए वर्ग का परिमाप क्या है? इस समस्या को हल करने के लिए आवश्यक मुख्य गणितीय संकल्पनाएं हैं। ऑप्शन है ए, वर्ग और आयत का क्षेत्रफल, वर्ग और आयत की परिमाप तथा वर्ग और आयत की परिभाषा। बी है वर्ग, आयत, सर्वांगसम, परिमाप आदि शब्दावली का अर्थ। और सी है यहाँ पर आयत का क्षेत्रफल, वर्ग का परिमाप। और डी है समस्या को हल करने के लिए बीजगणितीय समीकरण का विरचन। तो यहाँ पर हमारा जो उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन बी, वर्ग आयत का क्षेत्रफल, वर्ग आयत का परिमाप और वर्ग और आयत की परिभाषाएं। चलिए अगला क्वेश्चन है, सलमान 3 4 7 लिखता है, इस त्रुटि का कारण है वो इस प्रकार से लिखता है 3 4 7। तो देखिए सलमान को किस प्रकार की समस्या को हल करने के अभ्यास की आवश्यकता है। सलमान को पूर्णांकों के गुणनफल की संकल्पना समझ में नहीं आई। सलमान लापरवाह है। सलमान के पूर्णांकों के योगफल की संकल्पना स्पष्ट नहीं है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि सलमान को पूर्णांक के योगफल की संकल्पना स्पष्ट नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन है, आंकड़ों के विश्लेषण संबंधी विद्यार्थियों की समझ का आकलन करने के लिए सर्वाधिक उचित रूपात्मक कार्य है। भूमिका निर्भर रोल प्ले, वर्ग पहले, सर्वेक्षण आधारित परियोजना। डी है प्रश्नोत्तरी। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं सर्वेक्षण आधारित परियोजना जो होगी ना वो आंकड़ों के विश्लेषण की समझ के लिए, विद्यार्थियों की समझ के लिए बहुत अच्छा कार्य यहाँ पर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, मुक्त अंत वाले प्रश्न की पहचान कीजिए। देखिए अभी हमने प्रश्न देखा था एक और इसी टाइप का, परीक्षित विमाओं 5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर का घनाभ बनाना है और एक घन को बनाने के लिए कितने ऐसे कम से कम घनाभ की आवश्यकता होगी। बी है अभाज्य गुणनखंड विधि का प्रयोग करते हुए 512 का घनमूल ज्ञात कीजिए। सी है 10 के घन ज्ञात कीजिए। और डी है कोई 5 संख्याएं लिखिए जिनका घन 64 से अधिक हो। तो देखिए यहाँ पर ऐसी भी कोई हम 5 संख्या लिख सकते हैं जिनका घन 64 से अधिक हो। तो बिल्कुल यहाँ पर हम ऑप्शन डी जो होगा ये उत्तर होगा, क्योंकि हम 4 का घन 64 है ना। अब 64 से ज़्यादा कोई सी भी संख्या लिख दें 5, तो यहाँ पर हम कोई सी भी संख्याएं लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, तकनीकी पर आधारित खेलों जिनमें संख्याओं के गुणनखंड द्विआयामी आकृतियों को जोड़कर नई आकृति बनाना आदि होता है और इनका प्रयोग विद्यार्थियों की संख्यात्मक दक्षता और परिकलन दक्षता को बढ़ाता है। बी है विद्यार्थियों को गणित की प्रयोगशाला में व्यस्त रखने में शिक्षक की सहायता करता है। सी है विद्यार्थियों में अवधारणाओं की समझने की क्षमता में वृद्धि करता है ताकि वे अपनी योग्यता के अनुसार अन्वेषण, प्रेक्षण, निष्कर्षण करने में कुशल हो जाते हैं। डी है शिक्षक के द्वारा विद्यार्थियों के गणित में प्रदर्शन का मूल्यांकन करने में सहायता करता है। चलिए तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो हमारा उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन सी, विद्यार्थियों में अवधारणाओं को समझने की क्षमता में वृद्धि करेगा ताकि वे अपनी योग्यता के अनुसार अन्वेषण, प्रेक्षण, निष्कर्षण करने में कुशल हो जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, ज्यामिति में उत्पत्ति लिखना संकेत करता है दी स्तंभ तालिका को जिसमें अभिग्रहित और निगमन है। किसी आकृति को खींचने के पद को, कथन के तर्क या औचित्य को। डी है ज्यामिति प्रश्न के वर्णन को। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कथन के तर्क या औचित्य को। अगला क्वेश्चन है, दो पूरक कोण है 2:3 के अनुपात में, उनको ज्ञात कीजिए। कक्षा 7 की एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तक के उपरोक्त प्रश्न का संदर्भ यह है कि निम्न श्रेणी का विचार है क्योंकि यह स्मरण ज्ञान पर आधारित है। बी है उच्चतर श्रेणी का विचार है क्योंकि यह अपेक्षा करती है कि दी हुई जानकारी से चित्र रचना की जाए। सी है निम्न श्रेणी का विचार है क्योंकि यह जानकारी का प्रत्यक्ष स्थिति में उपयोग करने पर आधारित है।
और डी है उच्चतर श्रेणी का विचार है, क्योंकि यह अपेक्षा करता है कि दी हुई जानकारी की व्याख्या की जाए और इसका विश्लेषण किया जाए और इसके प्रयोग से वांछित जानकारी जो है वो प्राप्त की जाए। तो यहाँ पर ऑप्शन डी होगा उत्तर। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, सिद्ध कीजिए कि कोई भी परिमेय संख्या, सिद्ध कीजिए कोई ऐसी कोई भी परिमेय संख्या नहीं है जिसका वर्ग 2 है। प्रत्यक्ष उत्पत्ति, प्रतिस्थिति द्वारा उत्पत्ति, विरोध द्वारा उत्पत्ति, प्रत्याउदाहरण द्वारा उत्पत्ति। तो यहाँ पर हमारा उत्तर होगा ऑप्शन सी, विरोध द्वारा उत्पत्ति। निम्न कथन पर विचार कीजिए, यदि चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं एक दूसरे को तो चतुर्भुज एक समांतर चतुर्भुज होगा। यह कथन प्रमेय, परिभाषा, अभिग्रहित या फिर डी है साध्य है। तो ये एक साध्य होगा, ऑप्शन डी। चलिए अगला क्वेश्चन है, गणित में प्रदर्श उल्लेख नहीं करता है। दो चरों के मध्य को समीकरण में व्यक्त करना, बी है संख्या श्रेणी को ज्यामिति प्रतिरूप में व्यक्त करना, सी है एक महत्वपूर्ण ज्यामिति परिणाम को प्रमेय में व्यक्त करना और डी है दिए गए आंकड़ों को आलेख द्वारा व्यक्त करना। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं एक महत्वपूर्ण ज्यामिति परिणाम को प्रमेय में व्यक्त करना। चलिए अगला क्वेश्चन है, गणित में शिक्षार्थी की रुचि और अभिवृत्ति को परखने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी मूल्यांकन नीतियां प्रयुक्त हो सकती हैं? पोर्टफोलियो, परियोजना कागज, पेंसिल परीक्षा, मौखिक परीक्षा कागज, सीट परीक्षा कक्षा के और जांच सूची, पोर्टफोलियो कागज, पेंसिल परीक्षा, जांच सूची, पोर्टफोलियो, परियोजना कक्षा के। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं जांच सूची, पोर्टफोलियो, परियोजना कक्षा की। चलिए अगला क्वेश्चन है, कक्षा की गणित शिक्षिका नीता गणित के कक्षा पर सर्वेक्षण पर आधारित बहुत सी परियोजनाएं देती है। इस क्रियाकलाप का उद्देश्य है समस्या सुलझाने के कौशल को प्रोत्साहित करना, बी है प्रामाणिक आंकड़ों को एकत्रित करने का अवसर विद्यार्थी को प्रदान करना, सी है कक्षा की एकरसता को भंग करना और डी है वैकल्पिक आंकलन के लिए इसका उपयोग करना। उपयुक्त उद्देश्यों में से कौन से सही हैं? ए और ए बी डी, बी है ए बी सी और सी है यहाँ ए और बी, डी है ए और सी। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि हमारा जो उत्तर होगा वो, चलिए थोड़ा सा ऊपर खिसकाते हैं, ऑप्शन सी होगा जिसके अंदर ए और बी दोनों सही है। चलिए तो दोस्तों ये थे आज के हमारे गणित पेडागोजी से संबंधित 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। और प्रश्न आपको कैसे लगे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आपने हमें इतनी देर सुना उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। मिलते हैं जल्दी ही एक और नए किसी वीडियो के साथ।